नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर मामले पर सोमवार यानी 8 सितंबर को परसों सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर करवाने का फैसला ले लिया है। 10 सितंबर को यानी 8 के 2 दिन बाद 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग ने एक बड़ी सी बैठक बुला ली है तमाम राज्यों के अपने निर्वाचन अधिकारियों की, और इसमें तमाम अधिकारी जो हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चुनाव आयोग ने एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी सुझाव मांगा है। बताया जा रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तारीख और डेटा डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत तमाम कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। एक देश एक चुनाव के बाद अब यह नया शिगुफा दिख रहा है दोस्तों कि एक देश एक एसआईआर। वैसे एक साथ एसआईआर हो पाएगा या नहीं, इसका कितना फायदा मिलेगा, इसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, कहां से आएंगे, इन सब पर भी चुनाव आयोग शायद विचार करेगा ही। लेकिन ये सारे सवाल तो बाद के हैं। अभी का सवाल तो यह है कि इस समय ऐसी किसी कवायद की क्या जरूरत है। पहले तो आप देश में जनगणना करवा लीजिए, उसके बाद एसआईआर करवाते रहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य की एसआईआर पर मामला चल रहा है और उधर पश्चिम बंगाल से भी खबर है कि वहां बड़ी संख्या में नाम काटने की तैयारी है, जिस तरह से पहले बांग्लादेशी और फिर बांग्ला भाषी होने का विवाद उठाया गया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा और अब बंगाल फाइल्स फिल्म रिलीज हुई, इनसे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव को किस तरह मोड़ना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी वहां पहले से सतर्क हैं। तभी तो विधानसभा, 4 दिनों की विधानसभा के स्पेशल जो सत्र उन्होंने बुलाया, उस विधानसभा सत्र में ही उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिस तरह संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे, अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी वही हुआ। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। जरा इस बाइट को आप सुन चुके हैं, कल ही सुने थे, परसों सुन लीजिए जरा एक बार फिर। तो साफ साफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं यहां विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इधर बिहार में भी बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका तेजस्वी यादव नहीं छोड़ रहे हैं। आज फिर तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा कि ओरिजिनल सीएम चाहिए आपको या डुप्लीकेट सीएम। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, पहले भी सुन चुके हैं लेकिन एक बार फिर उन्होंने पूछा, सुनिए। बोलो, सबसे पहले नौकरी की बात कौन किया? पेंशन की बात किसने की बढ़ाने की? फ्री में बिजली देने की किसने बात की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार नकल करके कैबिनेट में ला करके कर देगी। अब आप तय कीजिए, नकलची सरकार चाहिए आपको, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये तय करना। जो हम बोल रहे हैं वही सरकार कर रही है। अब हम बोले कि और कुछ बोले तो वो झूठो कर दे, लेकिन ये सरकार करेगा चुनाव तक और तेजस्वी करेगा तो पूरे 5 साल के लिए करेगा। तो यहां ये भरोसा दिला रहे हैं कि तेजस्वी अगर कुछ भी करेगा तो पूरे 5 साल के लिए, ये तो चुनाव के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी की नकल कर सरकार चला रहे हैं और ये बात अगर जनता ने गांठ बांध ली तो फिर बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जैसे लोकसभा चुनावों में संविधान बदलने की बात लोगों को समझ आ गई थी तो बीजेपी को बहुमत पर आने से रोक दिया गया था। अब वही माहौल बिहार में बन रहा है दोस्तों। इधर उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर चर्चा न करें तो शायद यह चर्चा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज से तीसरे दिन यानी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में भी महज 3 दिन शेष रह गए हैं और बीजेपी समझ चुकी है कि केवल संख्या बल होने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए एनडीए सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी को डर है कि कहीं अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग हो गई तो फिर वी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनका दावा कहीं सच ना हो जाए कि उनकी ही जीत होगी 100% तय है। दरअसल कल पटना में बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि मुझे 100% विश्वास है कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूं। जरा सुन लीजिए रेड्डी साहब को। I said I'm 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to say? Yes, I'm winning this election. What is your एक सवाल का जवाब और कह रहे हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। जो सवाल आपने पूछा उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं श्योर हूं, विश्वास है मुझे कि मैं 100% इस चुनाव को जीत रहा हूं। आज जेपी नड्डा के घर एनडीए सांसदों का डिनर था दोस्तों। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो जेपी नड्डा के घर डिनर होना था, लेकिन कहा यह गया कि पंजाब में बाढ़ है, इस कारण इस डिनर को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इससे पहले तो इस तरह बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम नहीं रद्द हुए। यहां तक कि कोरोना काल में, कोरोना की त्रासदी में भी बीजेपी को जहां जश्न मनाना था उसने मनाया। वहां भी 2 मीटर की दूरी वाला मामला नहीं बना था। फिर अभी बाढ़ के हवाले से डिनर रद्द किया गया है। तो क्या असली कारण छिपाया गया है? क्या सचमुच सारे सांसद एकजुट हैं एनडीए के? क्या बीजेपी को डर है कि 9 तारीख को जो फूट दिख सकती है वो कहीं आज ही न दिख जाए? वैसे एक डिनर 8 तारीख को भी मोदी जी ने रखा है, यानी परसों। और अगर नड्डा का डिनर बाढ़ के हवाले से रद्द किया गया है तो क्या मोदी का डिनर भी रद्द होगा? खैर जो भी हो, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने साथी सांसदों को बीजेपी कैसे संभालती है और क्या वी सुदर्शन रेड्डी जो कह रहे हैं वो सच में सही साबित होने जा रहा है कि विपक्ष का उम्मीदवार 100% जीत रहा है। वैसे मोदी खुद ही अपने साथियों और समर्थकों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी ट्रंप से दूरी और चीन से नजदीकी का माहौल बनाया जा रहा था ताकि मोदी की मजबूत छवि दिखाई जाए। अभी आपने देखा 7 साल बाद नरेंद्र मोदी चले गए थे चीन, जिस चीन को लाल लाल आंख दिखाते थे, ना कोई घुसा है ना घुसेगा, लेकिन पोल सामने आ गई थी कि डोकलाम में क्या हुआ था। तो इसके बाद बात यह हुई कि अब कुछ दिनों पहले, 2 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर हो गया। भारत और पाकिस्तान दोनों देश आपस में खूब लड़े 4 दिन तक। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से सीज फायर का ऐलान कर दिया, ऐलान हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करो। भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया। इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं अदानी अंबानी, उनको फायदा दिलाना है। उनको फायदा इसलिए दिलाना है क्योंकि बाजार से $7 प्रति बैरल सस्ते में मिल रहा है इनको, यानी ठीक ठाक मुनाफा है। अंबानी साहब का मुनाफा तो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि मैं गिन नहीं पा रहा था, आप भी नहीं गिन पाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं उसको, लेकिन मुनाफा बहुत बढ़ गया। अब उस कारण नरेंद्र मोदी रूस से तेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन देश के ऊपर 50% टैरिफ जो है वो उन्होंने ठुकवा दिया। अब दोस्ती जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप परम मित्र होते थे, वो परम मित्र जो हैं वो दूर हो गए 50% का टैरिफ लगाकर। लेकिन ये जब चल रहा है, इसी बीच जब रूस से बातें होने लगी, रूस, चीन और भारत एक साथ एक मंच पे दिखाई दिया, तो ट्रंप साहब ने कहा कि हमने रूस और भारत के ने चीन के एक गलत देश के पल्ले पड़ गया है, यानी गलत देश के खेमे में रूस और भारत चले गए हैं। लेकिन आज एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने मोदी की थोड़ी तारीफ कर दी। मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त और महान नेता, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बता दिया, जिसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया और कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका, यानी मोदी जी, और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर
मोदी ने ट्रंप और अमेरिका से नजदीकी की बात की, जिससे उलझन खड़ी हो गई है कि मोदी आखिर सच में किसके साथ खड़े हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं। अभी अभी उनके चाहने वाले कई सारे, आज तो ट्विटर पे भी तमाम लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, सोशल मीडिया पे कंफ्यूज्ड हैं कि अभी उधर लाल आंख से अभी अपनी नॉर्मल आंख में आए ही थे चीन के साथ, कि अभी फिर से उधर चले गए। ये गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा, हम कैसे करें, क्योंकि चाहने वाले इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी की इस अजीबोगरीब कूटनीति और रणनीति में कैसे फंस गई है भाजपा, इसी पे चर्चा कर लें क्या? चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एसआईआर भी है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, इन सब की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, चलिए फटाफट हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को स्क्रीन पर ले आइए। देखिए 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, कुछ साथी और जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, जयशंकर गुप्त जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कहां से शुरू करें? मोदी जी कंफ्यूज क्यों हैं, यहीं से शुरू करते हैं। और ये कंफ्यूजन जो है वो परसों डिनर पार्टी होगी कि नहीं होगी, इस पे भी है। और आज जेपी नड्डा साहब की डिनर पार्टी खत्म हो गई, नहीं दे रहे हैं, कह दिया बाढ़ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए इसलिए क्योंकि कम से कम आपको आप में इतनी संवेदनशीलता तो पनपी कि आपने बाढ़ की विभीषिका के कारण अपने यहां सांसदों के डिनर पार्टी को रद्द कर दिया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी भी रद्द करेंगे? या जैसे समाजवादी पार्टी के एक सांसद को फोन कर बधाई दी जा रही है, आपने देखा होगा, उम्र पूछी जा रही है कितने साल के हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद को अमित शाह ने कब फोन किया था, इससे पहले कहीं खबर नहीं आई थी। लेकिन आज क्यों आ रही है खबर? क्योंकि सांसदों को ही तो वोट देना है उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए खबर आ रही है। चलिए उन सब पे भी चलेंगे। तार आप तो डॉट्स जोड़ते हैं, डॉट्स जोड़ेंगे, लेकिन कंफ्यूजिया क्यों गए हैं नरेंद्र मोदी जी? ये बड़ी आश्चर्य की बात है राजीव जी। और देखिए, विदेश नीति प्यार में धोखा खाए किसी युवक की कहानी नहीं होती है कि एक ने धोखा दिया तो फिर आपने दूसरे दोस्तों के साथ फोटो डाल दिया। ये जो फोटो डालने वाली डिप्लोमेसी है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। और याद कीजिए कि ट्रंप ने भी उसी फोटो को पिक किया, उसी फोटो को उठाया जो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ थी, चीन के राष्ट्रपति के साथ, और ये कहा कि वो चीन के खेमे में चले गए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल से मोदी के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक जनरल सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कह दिया, और साथ में उसी सेंटेंस में एक बात ये भी कही है कि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिसके लिए हमने उनके ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। तो ये जब देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तो देश की प्रतिष्ठा, उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे ट्रंप ने कुछ कह दिया, देश के लिए वो क्या कर रहा है? ट्रंप ने एक भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो 50% का टैरिफ कम करने जा रहा है जी। तो अब आपको मतलब इस ट्वीट से, मोदी जी के जो सोशल मीडिया पोस्ट से क्या समझा जाए कि अब वो वापस वहां चले गए जहां से छोड़कर आए थे? पहले आपने फोटो खिंचवाई और संदेश दिया अमेरिका को, उसने संदेश लिया भी, और उसने आपकी फोटो लगा के उसने सोशल मीडिया पोस्ट की ट्रंप ने। उसके बाद अब आपने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, जवाबी तौर पे आपने भी उसकी बहुत तारीफें कर दी ट्रंप की जी। ट्रंप के जो इकोनॉमिक सलाहकार हैं, अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया जो मुकेश अंबानी की तरफ टारगेट करते हुए आया, जिनकी चर्चा अभी आप शुरुआत में कर रहे थे, कि भारत की गरीब जनता है उसको फायदा नहीं मिला रूस के तेल का,
वो वहाँ पे उन्होंने टर्म यूज किया ब्राह्मण, जिसका अमेरिकन समाज में बोस्टन ब्राह्मण या ओलिगार्क्स या जो धनाढ़ लोग हैं उनके लिए किया जाता है। तो इशारा उसका बहुत साफ था, उद्योगपतियों पे था यहाँ पे कि उनकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, आम जनता को पैसे नहीं मिल रहे। ये तो पीटर नेवेरो 2 दिन पहले कह रहे हैं। अभी पीटर नेवेरो पिछले 24 घंटे में ये संकेत दे चुके हैं अपने सोशल मीडिया के मार्फत कि जो भारत में हजारों लाखों लोग जो अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी में, यहाँ से चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो या दूसरी कंपनियां हो, कॉल सेंटर जिनको कहते हैं, अब उन पे भी बिजली गिर रही, क्योंकि ट्रंप का जो मेगा कम्युनिटी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी वहाँ का एक बड़ा एक गैर राजनीतिक गुट बन गया है, प्रेशर ग्रुप है। वो कह रहा है कि इंडिया के ऐसे कंपनी से बैन लगाओ जो इंडियंस को एम्प्लॉय करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे यहाँ पे? तो ट्रंप के साथ और अगले 48 घंटे में आप देखिएगा कि फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जी। तो ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जो कि भारतीय हितों के और भारत के सम्मान के साथ जो है ठीक नहीं बैठता है। ये उतावलापन है कि ट्रंप ने कुछ कह दिया तो हम उसका तुरंत जवाब दे दें। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, व्यक्तिगत मोदी जी को मीडिया के पूछे गए एक सवाल के हवाले से जी बिल्कुल, और उस पूरे आंसर को आप देखेंगे तो वो 50% टैरिफ को जस्टिफाई भी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि रशियन जो है वो तेल वो ले रहे हैं, इसलिए हमने 50% टैरिफ लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ग्रेट महान आदमी है, मेरे दोस्त हैं, तो ये अब आपने आगे उठा के उसको आपने कर दिया। तो क्या ये देश के प्रतिष्ठा के साथ कोई उचित कदम है, कोई न्याय है, कोई सम्मान की बात है? नहीं है। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। ये गोरा आदमी कुछ कह रहा है तो आप गदगद हो गए। ये कॉलोनियल माइंडसेट है जी। ये अपना तो दूसरी बात जो आपने SIR की बात की, देखिए बिहार का जो SIR है वो एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बुरी तरीके से विफल पायलट प्रोजेक्ट है, एब्सोल्युटली फेल्ड। 65 लाख लोगों को आपने निकाल दिया। अब उस फेल्ड पायलट प्रोजेक्ट को आप रीमॉडल कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। पहले उस पायलट प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुल तो कीजिए, उसको इंक्लूसिव तो बनाइए, उसको मतदाताओं को जोड़ने वाला तो बनाइए कि मतदाताओं को निकालने वाला बना रहे हैं आप जी। और एक राज्य में 65 लाख 1 करोड़ लोगों को अगर आप निकाल रहे हैं तो इस डेमोक्रेसी को कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी असली वजह मैं बता देता हूँ आपको। असली वजह क्या है? पिछले 2-3 महीने में आप देखिए, वो खासकर बिहार की राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा के बाद, वोट अधिकार यात्रा के बाद, और पिछले 5-6 महीने का आप ऑब्जर्व कीजिए, एक सवाल गायब हो गया है समाज से। आफ्टर मोदी हु, मोदी के बाद कौन, ये सवाल गायब हो गया। उस सवाल का जवाब लोगों को मिल चुका है। अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे, सामाजिक मेल जोल में ये सवाल अब नहीं खड़ा होता। दूसरी बात, एक जो बात हुआ करती थी कि साहब क्या करें, वो तो जनता वोट देती इनको इसी मामले जी। अब लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं देती है, वोट मैनेज करती है, इसलिए ये SIR हो रहा है। तो इलेक्शन इसका मतलब तो ये है प्रशांत जी कि SIR को जैसे जैसे आप फैलाएंगे वैसे वैसे बदनामी आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल। SIR का मतलब यानी मैनेज चुनाव है। बिल्कुल। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आप देखिए ना कि आप मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कब करते हैं आप?
जब वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है, कोई कंपनी, कोई देश, कोई संगठन किसी विफल प्रोजेक्ट को थोड़ी ना एक्सपेंड करता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, देश की जनता सवाल उठा रही है, विपक्ष जो कि बड़ा स्टेक होल्डर है वो सवाल उठा रहा है, सारे के सारे, इसमें कोई अपवाद नहीं राजीव जी, सारे के सारे रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाल उठा रहे हैं। एक भी रिटायर्ड, चाहे वो ओपी रावत हो, चाहे वो एसवाई कुरैशी हो, चाहे वो लवासा हो, सब ने आर्टिकल लिखे हैं जी। एसवाई कुरैशी का आर्टिकल भी परसों भी आया है, बिल्कुल 3-4 बार वो लिख चुके हैं। तो सभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पे सवाल उठा रहे हैं। 65 लाख लोगों को आप निकाल चुके, सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के सवाल कर रहा है आपसे, 10 बार उसमें आप बदलाव कर चुके हैं, और दुनिया भर के हथकंडे और घोटाले उसमें सामने आ रहे हैं कि 00 नंबर, मकान नंबर पे कितने लोग रह रहे हैं, एक नाम के कितने लोग रह रहे हैं, तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। और उस विफल प्रोजेक्ट को आप राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मंशा जो है वो वोट चोरी की है। और नरेंद्र मोदी अब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, या बीजेपी में कहूंगा, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब आप इतना बड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल हुई है बिहार के मामले में, उसके पहले भी हुई है बिहार के मामले में। और एक अभी राहुल गांधी का, जिसको वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, वो आना बाकी है अभी। जी राजीव, सुनने में ये आ रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया वाले बिल्कुल ताक में हैं कि किस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस दिन सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया वाले, विदेशी मीडिया जो है वो वहाँ दिखाई दे। शायद हिंदुस्तान में तो डर के कुछ लोग, आधे लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि कवर तो करेंगे लेकिन बाकी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए, खैर हमारे साथ नेहा शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में सीधा, और आपके पास ही सीधा आना चाहता हूँ। आप जहाँ हैं वहाँ से बहुत नज़दीक में बाढ़ आई हुई है, एरिया तो वो भी पंजाब का ही है, चंडीगढ़ और बाकी, लेकिन बाढ़ के कारण ही इधर दिल्ली में भी बाढ़ है। डिनर पार्टी कैंसिल करनी पड़ी है जेपी नड्डा साहब को, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाई है उन्होंने, और ये डिनर पार्टी थी एकजुटता दिखाने की, क्योंकि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। आएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव पे सेकेंड राउंड में बात करेंगे हम। फर्स्ट राउंड में मोदी जी आखिर क्यों कंफ्यूज्ड हैं, और SIR इधर एक तरफ मोदी जी कंफ्यूज्ड हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग हमारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कह सकते हैं, क्योंकि 40% से ज़्यादा वोटर काटने का प्लान दिखाई दे रहा है उधर पश्चिम बंगाल में। और SIR पे अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी चर्चा कर ही रहे थे कि बिहार में जो कुछ हुआ, अब 8 तारीख को यानी परसों फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसी मसले पे। लेकिन इस बीच यही घटना ऐसी घटी कि जिसमें 16 दिनों की यात्रा निकल गई। वोट चोर गद्दी छोड़, 2 पार्टियां, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और इनके साथ ही 2 और निकल के आए, माले से दीपांकर भट्टाचार्य, और VIP पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है उससे मुकेश सहनी। ये चारों एक रथ पे, एक कार पे सवार, और 3100 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने कर ली 16 दिनों में। 13 दिन लगातार चलते रहे। लेकिन ज़रा मुझे ये बताइए, आपने भी देखा होगा ये पूरे घटनाक्रम को, कि बिहार में जो यात्रा हुई जिसमें चुनाव आयोग यहाँ पे एक्सपोज हुआ, सत्ता पक्ष एक्सपोज हुआ, बिहार की घटना क्या आप जहां हैं वहां तक भी पहुंची है? अगर सीधे, क्योंकि चूंकि आप बिहार में नहीं हैं, इसलिए मैं भी बिहार में नहीं हूं, हमारे तमाम साथी कोई भी यहां बिहार में नहीं है, ये घटना हमारे आसपास दिखाई दे रही है क्या? जैसे भी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि विकल्प कौन होगा, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल अब नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि हम वोट दे के आते हैं, लेकिन वोटों को मैनेज किया जा रहा है, मतदान को मैनेज किया जा रहा है, वोट की चोरी हो रही है। क्या लगता है आपको कि यह मामला अब देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है? बिल्कुल, बहुत बहुत पहले तो मैं देर से आने के लिए माफी मांगूंगी राजीव जी, और यहाँ पर मौजूद सभी को पहले मैं प्रणाम करती हूँ। और शुरुआत मैं करती हूँ कि हाँ, बाढ़ की दिक्कतें तो बहुत ज्यादा है, बल्कि तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं हर दिन कि मन और हृदय दोनों करुणा से भर जा रहा है।
दिल्ली का हाल तो आप मुझसे बेहतर समझते ही होंगे। लेकिन इन सब के बीच ये मुद्दे तो चलिए हम इससे निपट ही रहे हैं। हमारी सरकारें कैसे नाकामी दिखा रही हैं इसको भी हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जिस मीडिया संस्थान के लिए मैं काम करती हूँ वहां से भी बहुत ज्यादा चिंताएं और वहां से मदद के काफी हाथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पंजाब की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि पंजाब से निकलकर बेशक विदेशों में बस जाते हैं, लेकिन उनका दिल जब भी अपने पंजाब को रोता हुआ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिर्फ करुणा और सिर्फ आंसू ही नहीं दिखाते हैं बल्कि मदद के हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब से सबको सीखना चाहिए कि पंजाब मुश्किलों में भी सिर्फ आंसू नहीं बहाता है बल्कि उठ के खड़ा होने का जज्बा भी दिखाता है। खैर आगे बात करूंगी। एसआईआर की बात हो रही है तो एसआईआर का जिक्र सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन होती है और जो भी कनेक्टेड बीजेपी है वो बाहर के जो मीडिया है, जो अमेरिकी मीडिया है, जो यूके मीडिया है, खास करके जो वेस्ट एशिया के मीडिया हाउसेस है, सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये समझा जाना कि वोट अधिकार यात्रा हो या फिर वोटर्स का नाम लिस्ट से काटने की जो एक्सरसाइज चल रही है ये पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट यदा कदा हर साल ये रिपोर्ट सामने आती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं सामने। हमने देखा कि मणिपुर के मसले पर भी सामने आई कि भारत को एक डेमोक्रेटिक पावर माना जाता है और इस डेमोक्रेटिक पावर में जब डेमोक्रेटिक मूल्यों का जो होता है, वैल्यूज का हनन होता है या फिर उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज दिखता है तो ये इस पर बहुत ज्यादा अपनी चिंताएं जताई जाती हैं उनकी तरफ से। और इसी किस्म की चिंताएं लगातार जताई जा रही हैं कि अगर कोई चुनाव हो रहा है और वो निष्पक्ष और स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं है तो फिर इस चुनाव की जो वैधता है वो कहाँ टिकती है। आप देख रहे होंगे कि टैरिफ को लेकर यूएस में किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सामना करना पड़ा विरोध का। सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं लेकिन उनके टैरिफ को तो अवैध ठहरा दिया निचली अदालतों ने। तो जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है वो फाइट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रशांत सर को मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि जब ये प्रोजेक्ट ही फेल हो गया है तो फिर इसे पूरे देश में क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहता है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता है पहले ही एक्सपोज्ड है, उसने मन बना रखा है। योगेंद्र यादव की बात मैं यहाँ पर कोट करती हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार भी मिलने गए थे तो उन्होंने साफ कहा ज्ञानेश जी ने कि 20% जो है वो हम इनको हटाएंगे क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट में। बिना किसी गहन पड़ताल के अगर चुनाव आयुक्त ये बात कर रहे हैं इसका मतलब कि वो पहले से ही मन बना रखे हैं और पहले से मन बनाया है, यानी कि किसी के कदम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहले भी जब आधार कार्ड को स्वीकार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो उन्होंने नहीं माना। फिर दोबारा उनसे कहा गया कि आपको स्वीकार करना ही होगा आधार कार्ड। अब जमीन पर आधार कार्ड कितना मान्य कर रहा है चुनाव आयोग इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात तो ये तय है कि अपने वोट अधिकार को लेकर जन जन को राहुल गांधी ने जो है चेता दिया है और जागरूक भी कर दिया है और इसका काफी असर देखने को मिलेगा चुनाव के दौरान। लेकिन चिंता मुझे इस बात की है कि बिहार का ये पूरा का पूरा जो चुनाव है नीतीश सरकार की नाकामियों पर भी थोड़ा सा ध्यान ले जाया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि वोटर अधिकार की बातें बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन एक आम जो नागरिक है उसकी कितनी दिक्कतें हैं, बाढ़ में कितनी तकलीफों का वो सामना कर रहा है, रोजगार की कितनी परेशानियां हैं उसके सामने शिक्षा की कितनी परेशानियां हैं, इन सब की भी बातें होनी चाहिए। लगता है कि विपक्ष को अब सेकेंड राउंड में इन सब मुद्दों को भी प्रमुखता से लाना होगा। नीतीश जी कहाँ गुम है इस बात को भी पटल पर लाना होगा। और एक बात जो मुझे लगता है कि एनडीए और खास करके बीजेपी भुला सकती है कि राहुल क्यों कतरा रहे थे तेजस्वी को सीएम फेस मानने से, क्या सोच विचार चल रहा है, क्या विमर्श चल रहा है। थोड़ा इन सब मुद्दों पर भी जानकारी अपने वोटर्स या फिर बिहार के लोगों के सामने विपक्ष को रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं नेटवर्क संबंधी कुछ समस्या है, बीच में टूट कर आवाज जा रही है, अगर राजीव जी माफ करें।
जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, नेटवर्क समस्या है और आपका वीडियो बीच बीच में अटक रहा है, आवाज भी अटक जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी आवाज लगभग हम लोग सुन चुके हैं बिहार की बात। और जब बात उनसे सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, हालांकि हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जो इंडिया गठबंधन है वो पहले से चेहरा प्रस्तावित नहीं करता है, पहले से चेहरा डिक्लेयर नहीं करता है कि हमारा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए वहां पर इस बात पे चुप्पी साध गए थे राहुल गांधी। लेकिन इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है, सत्ता पक्ष ने की है, एनडीए और उनके साथियों ने। कोई बात नहीं, ये एक बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जो लोग वोट देने जाएंगे, जयशंकर जी आपके पास जल्दी से अब आना चाहता हूं, कि जो लोग वोट देने जाएंगे कम से कम उनके पास इतना तो रहे कि हमारे मुद्दे पे बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जाके वो गांधी मैदान में चलो इतना करोड़ दिया, इतना करोड़ दिया, अभी 15 तारीख को जाने वाले हैं, पूर्णिया का एयरपोर्ट वो उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं भी बहुत वो हूँ, खुश हूँ कि चलो पूर्णिया में पहुँच पाऊँगा, अगर पूर्णिया का एयरपोर्ट हो जाएगा तो चुनाव के समय तो जा ही पाऊँगा। तो एयरपोर्ट उसका उद्घाटन करने वाले हैं और फिर एक वर्ड जो है सौगात, बहुत सारे सौगात देने वाले हैं। ये सारी खबरें आ रही हैं नरेंद्र मोदी की के कुनबे से बिहार में होने जा रहा है। अच्छी बात है। जनता के हित में आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल का लेखा जोखा लेकर आ जाइए कि आपने ये सब कर दिया। बाढ़ से बिल्कुल बिहार मुक्त है, बता दीजिए, क्योंकि ये बात तो आप याद कीजिए जयशंकर जी, हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। और कोसी में जो बाढ़ आती है उससे बिल्कुल निजात दिलाने के लिए उन्होंने कह दिया था नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव 2020 का चुनाव, कि अब तो बिल्कुल हम यहाँ बाढ़ की एक बूंद पानी आपके तरफ हम आने नहीं देंगे। क्या ऐसा ही हुआ है सचमुच? तो ये सारी चीजें हैं जो नेहा जी कह रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर आना होगा यहाँ सत्ता पक्ष को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि हम जैसे जब आगे बढ़ें और नरेंद्र मोदी के जो कंफ्यूजन की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले क्या बिहार में एसआईआर, फिर उसके बाद राहुल और तेजस्वी की यात्रा, इन सब से नरेंद्र मोदी, अभी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका तो बहुत दूर, बहुत ऊंची चीज है, यहां छोटी सी चीज, छोटा सा राज्य एक, उससे टूट के निकला झारखंड। क्या यहां भी कंफ्यूजन है चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष का? नहीं राजीव जी, इसको आप थोड़ा सा अलग ढंग से देखिए जी। मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो मोदी जी और उनके राजनीति के लिए, भाजपा और आरएसएस की सोच के लिए एक सबक के रूप में था। उनके दिल दिमाग में था कि वो 370 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी और 400 पार एनडीए करेगा, संविधान को बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। वो हालांकि हिंदू राष्ट्र के बाकी सारे मुद्दों को तो धीरे धीरे किसी न किसी बहाने वो लागू कर ही चुके हैं, लेकिन ये सुनियोजित प्लान में था। उस पर चोट लग गई, 240 सीटों पे सिमट जाना और एनडीए का भी 290 के ऊपर नहीं पहुंच पाना, 300 सीटों को पार नहीं कर पाना उनके लिए चुनौती जैसा लगा। उसके बाद से ही उन्होंने लगातार कोशिशें शुरू की कि जो खोया हुआ आत्मविश्वास है उसको कैसे हासिल किया जाए, और उसी के रणनीति के तहत हरियाणा का चुनाव जीता गया, महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया और दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जीता गया। मतदाता सूचियों में हेरफेर, मतगणना में धांधली, या जो भी कहिए, जो जितनी बातें हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद जब बिहार का नंबर आया तो बिहार चूंकि काफी जागरूक है, पहले से ही काफी लोग जागरूक हैं, वहां पे बंगाल है वो भी काफी जागरूक है लोग। इनको लगा कि नहीं, ये तो बिहार और बंगाल तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, मतलब निकल क्या जाएगा, बंगाल तो हमारे हाथ में है भी नहीं और बिहार भी लौटता पलटता रहता है तो कोई ठिकाना नहीं है कि हमारे पास रहेगा। तो एक तो इनकी निगाह में यह है कि हमको 2029 में 2024 का एजेंडा पूरा करना है कि 370 पार या 400 पार का नारा पुख्ता ढंग से लागू करना है। पश्चिम बंगाल, बिहार और इस तरह के जो राज्य हैं, उसके बाद ही आप देखिएगा तमिलनाडु होगा या अगल बगल के राज्यों में जो चुनाव होंगे, उसमें हमारा एक क्षेत्र, इन लोगों की योजना में यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 लीडर,
इसको एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए क्या कैसे कर सकते हैं? तो जो बिहार में जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे कि वो एक एक्सपेरिमेंटल या जैसे कहें कि शुरू किया गया है उसको, तो वो वहां विरोध तो हो रहा है लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है। आरएसएस की थियरी में यह है कि भाई जब जैसा मौका पड़े उस हिसाब से झुक जाओ, दाएं झुकना हो दाएं झुको, बाएं झुकना हो बाएं झुको, आगे झुकना हो आगे झुको, पीछे झुकना हो पीछे झुको, बस अपना मकसद अपना मिशन पूरा करना है। तो उस मिशन की तैयारी में ही ये सारा काम हो रहा है और इनके लिए बहुत सुविधाजनक है कि एक बड़े तबके को जो संभावित विरोधी मतदाता हो सकते हैं, चाहे बिहार हो उसमें, चाहे बंगाल हो उसमें, या नेशनल लेवल पर भी, उनको मतदाता सूचियों से कैसे बाहर कर दिया जाए, इस सुनियोजित योजना पे उनका काम चल रहा है। आप कितना भी कहिए विरोध हो रहा है, वो यात्रा निकली है, सब कुछ किया है, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार में काफी जागरूकता फैलाई है, तो ये उनकी स्कीम में है, इसीलिए वो करेंगे, वो पूरे देश भर में इसको करेंगे। कायदे की बात होती, ईमानदारी की बात होती तो वो कहते हैं भाई ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई जनगणना हो जा रही है, उसके बाद आप कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, कौन रोकता है। लेकिन चूंकि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, फिर बाद में बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, और फिर 2026 में कुछ और राज्य है उसमें भी चुनाव होने वाले हैं, 27 में उत्तर प्रदेश में है, फिर 29 सामने है, तो उसको मद्देनजर रख करके आप ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। चुनाव आयोग देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह डिस्क्रेडिट हो चुका है, माना जा चुका है कि अब चुनाव हिंदुस्तान में तटस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं। ये बात तो जन जन तक पहुंच चुकी है, जनता के बड़े हिस्से में भी समझ में आ गया है और देशी विदेशी मीडिया भी समझ चुका है। अब कौन मीडिया हिम्मत कर पाता है उसको दिखाने की, नहीं दिखाने की, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कोशिश वही है। बिहार में कितना भी कर लेंगे, जागरूक हैं लोग, और जब सड़क पर जब जिस तरह का हुजूम निकल के दिखाई दे रहा था, हमको नहीं लगता कि इनकी कोशिशें वहां पे कामयाब हो पाएंगी। लेकिन यही है कि मतलब सड़क पे तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो जैसे भी हो, क्योंकि अब ये लड़ाई उस ढंग से नहीं रह गई है जैसा सोच रहे हैं हम लोग। ये चुनाव को एन केन प्रकार किसी हालत में भी जीतना चाहेंगे और अपनी सत्ता को उस ढंग से हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने की कोशिश में इनकी रहेगी। अब वो जनता कितना कर सकती है, भाई चुनाव तो हम लड़ेंगे, ठीक है, विपक्ष लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन सड़कों पे छोड़ना नहीं चाहिए, सड़कों पे लड़ाई होती रहनी चाहिए। और अगर जनता के बीच में अगर आप रहेंगे, जनता अगर कुछ लड़ेगी तभी कुछ बात बन पाएगी। बाकी इस सूझ का सवाल है, देखिए राहुल गांधी कहें या ना कहें, इंडिया अलायंस कहाँ डिक्लेयर करती है कहाँ नहीं करती है, इसका भी कोई बहुत मायने नहीं है। बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक सीटें आरजेडी ही लड़ने वाली है। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी उसमें हो सकता है कि बातचीत हो रही होगी, उसमें दबाव बनाने के लिए हो सकता है कि कोई नई घोषणा कर रहे होंगे लोग, बहुत सारा हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा तो एनडीए में हो रहा है। एनडीए में ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, एक बार भी एनडीए के किसी घटक दल ने नहीं कहा। चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं, जीतन राम मांझी उनके बारे में कुछ और बोल रहे हैं, तो उनके यहाँ तो अलग ढंग की लड़ाई चल रही है। नहीं, अभी तो एक बात और भी है जयशंकर जी कि नीतीश बाबू को सीएम पद का चेहरा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ जी, अभी तक नहीं कहा, अभी तक बीजेपी ने ये बात नहीं कही है या एनडीए की तरफ से बयान नहीं आया है। ये तो हो रहा है कि उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, ठीक है, लेकिन नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये तो कभी नहीं कहा कि एनडीए के अगले मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ये तो एक बार भी नहीं कहा गया है। और ये बातें जो जैसे हो रही है, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ गलबहियां करने की बातें भी आ रही हैं कि बीच बीच में, तो वो एक चीज है। दूसरा सवाल जो है, जैसे आपने ट्रंप वाली बात कही है, ट्रंप तो कब क्या बोल देंगे क्या नहीं बोल देंगे, कब इनकी चड्डी उतारने से कुछ भी मतलब इज्जत कर देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे पास कोई ठोस विदेश नीति नहीं है, ठोस राजनय नहीं है। कभी हम किसके बयान पे आकर के अपना ये बदल देते हैं। एक है ना कहावत हमारे यहाँ कि ना खुदा ही मिले ना विशाले सनम,
हम इधर के रहे ना उधर के रहे, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो चाइना सीधे सीधे पाकिस्तान के पाले में खड़ा रहा। रूस ने एक बार भी नहीं कहा कि 1971 की तरह से रूस जो है भारत के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहेगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, हम उसके पास चले गए दोस्ती करने के लिए। अब ट्रंप ने कह दिया कि नहीं साहब, वो हमारे तो दोस्त हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, ये है वो है सब कुछ, तो बस इन्होंने कहा कि हाँ बहुत हम उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा ट्रंप ने कि उसके साथ आर्थिक रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन उसकी सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन हम उसके लिए भारत को हमारी 3 शर्तें माननी होंगी, रूस से तेल खरीदना बंद होगा करना होगा, और 2-3 और चीजें हैं। तो अब क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखते हुए असल बात ये है, मुझे लगता है राजीव जी, ट्रंप तो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए एकदम पागल हो चुके हैं, लेकिन हमारे भाई भी नोबेल पुरस्कार के उम्मीदवारों में कम नहीं है, उनकी उम्मीदवारी भी कम गंभीर नहीं है। वो भी सोचते हैं कि हमने भी जो रूस और यूक्रेन में बात कराई, तो क्यों भाई ट्रंप ही को क्यों मिले, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो बात कहीं ना कहीं उधर से भी अटक रही है, लेकिन उसका खामियाजा जो है हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हम 50% टैरिफ भुगत रहे हैं, और जो रूस से सस्ता दल पे कच्चा तेल खरीदा गया, उसका धेला भर भी जयशंकर गुप्ता को या किसी और हमारे आम नागरिक, भारतीय नागरिक को नहीं मिला। पेट्रोल पंप पे हमको ना तो 5 पैसे की छूट मिली, ना डीजल में मिली, ना रसोई गैस में मिली। तो ये हालत है। फायदा मिलेगा तो अंबानी जी को मिलेगा या बड़ी कंपनियों को मिलेगा, और नुकसान भरेंगे हम भरेंगे। हम जब सामान खरीदेंगे टैरिफ की मार हमारे ऊपर पड़ेगी। तो हमारी जो आज की राजनय है, हमारी जो विदेश नीति है, उसने हमको आज कहीं का नहीं रखा हुआ है। हम कभी किसी के बयान पे खुश हो जाते हैं, हम कभी किसी के बयान पे आंखें लाल करने लग जाते हैं। हमने उद्योगपति का बयान देखा, अभी ट्विटर पे देखा था मैंने कहीं पे, वो कहा भाई हम लोगों की बड़ी मुसीबत हो गई है कि मोदी जी जब उधर देखते हैं तो हम कहते हैं भाई चीन गलत है, चीन का सामान का बहिष्कार करो, ये बहिष्कार करो, वो बहिष्कार करो। और अब जब अमेरिका की तरफ हो गया, अब चीन से दोस्ती हो रही है, तो हम कहने वाले हैं कि अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करो, अमेरिका का बहिष्कार करो। अब उसके बाद आप क्या करें? तो ऐसे बहुत लोगों की स्थिति है। मतलब हम सबसे बड़ी परेशान तो जो भक्त और अंधभक्त हैं, और हमारे जिसको आप गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, उसके चैनल वाले हैं कि वो क्या करें, कभी आंख लाल करके चीन की तरफ बात करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं ट्रंप ही बदमाश है, ट्रंप बेईमान है, और फिर कहेंगे नहीं ट्रंप ठीक है, फिर जिनपिंग बेईमान है। तो ये हमको इस हालत में इस आदमी ने रख दिया है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रंप साहब ऐसे एक बात पे अभी तक टिके हुए हैं, उनकी कोई बात हर दूसरे दिन बदल जाती है, लेकिन एक बात पे टिके हुए हैं, समझौता हमने कराया, सीज फायर हमने करवाया। बस ये 42 बार बोल चुके हैं, मैं 42 तक गिना था, उसके आगे नहीं। लेकिन उसमें राजीव जी एक बात जोड़ दूं, एक बात तो सही है जो इसको मैं भी बार बार कहता हूं मैं, कि संघर्ष विराम या युद्ध विराम की घोषणा न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने की, न भारत के डीजीएमओ ने की, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की, न भारत के प्रधानमंत्री ने की। सबसे पहले सूचना जो आई थी वो अमेरिका के व्हाइट हाउस से आई थी, ट्रंप के बयान से आई थी सबसे पहले। तो इसका मतलब कि अगर उसके कहने पे, उसके डिक्टेट पे आपने किया, मान लीजिए नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो उसको आप बता रहे हैं ना, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं ना कि हाँ भाई देखो अब हम ये करने जा रहे हैं। उसको कैसे मालूम है? अमेरिका को सबसे पहले उसके व्हाइट हाउस को कैसे मालूम हुआ कि साहब दोनों देशों ने संघर्ष विराम कर लिया है? जी राजीव जी। बिल्कुल। धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अमलेंदु जी, पहले आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, धनंजय जी से भी पूछूंगा कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन आप बताइए जरा, अभी आप देख रहे थे, अभी ये यात्रा खत्म हुई और राहुल गांधी आ गए दिल्ली। कांग्रेस को मुसीबत हो जाती है, अगर राहुल गांधी रहते हैं तो फिर कांग्रेसी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उधर एक्टिव हैं, जो कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। अब एक नया नारा तेजस्वी यादव की तरफ से ये चल रहा है, ये दिख रहा है। राहुल गांधी के साथ साथ भी वो ये नारा लगा रहे थे, लेकिन कंफ्यूज्ड यहाँ पर 2 लोग हैं। जिस कंफ्यूजन वाले सवाल के साथ मैं नेहा जी के पास भी आया था, उसी सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहता हूँ
कि जब परसों 8 तारीख को हम लोग देखेंगे कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर क्या कंफ्यूजन अभी बरकरार है एसआईआर को लेके बिहार में, या वो सब मामला अब शांत हो चुका है? अब 1 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद से कहीं से कोई खबर नहीं है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। और लगातार फॉलो कर रहे हैं आप चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कहां है? हम तो चुनाव आयोग को फॉलो कर ही रहे हैं, चुनाव आयोग हमको भी फॉलो कर रहा है। और चूंकि कल न्यूज पॉइंट में मैंने ही कहा था कि अब वो मिसलीडिंग का ठप्पा जो है गायब हो गया, नहीं आया है, लेकिन आज वो लौट के आ गया मिसलीडिंग का ठप्पा। और मिसलीडिंग का ठप्पा कांग्रेस की 25 अगस्त के ट्वीट पर लौट कर आया है। मतलब 25 अगस्त को कांग्रेस ने कोई ट्वीट किया था, एआई वीडियो था, उस पर आज जो है वो आया है कि ये एआई द्वारा बनाया गया वीडियो है, ये मिसलीडिंग है। तो आज वो लौट के मिसलीडिंग का ठप्पा आ गया है। तो चुनाव आयोग हम लोगों को भी मॉनिटर करता है, तो हम तो चुनाव को मॉनिटर करते ही। लेकिन राजीव जी, जो चुनाव आयोग कर रहा है, एक तो चुनाव आयोग की अभी जो है कहा जाए कि सांस जो है वो अटकी हुई है कि 8 तारीख को क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चुनाव आयोग की पावर्स को सीज किया है कि अब वहां जिस तरीके से वो जिला विधिक न्यायाधिकरण जो है उसको दिया गया, जो मदद करता है कानूनी तौर पर नागरिकों की, उसको दिया गया। और ये कहा गया कि उसके जो स्वयंसेवक हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज को गोपनीय रिपोर्ट देंगे। तो अब इसमें चुनाव आयोग से शक्तियां छीन ली गई। अब चुनाव आयोग को कुछ करना ही नहीं है, तो जो भी करना है वो न्यायपालिका करेगी। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये एसआईआर चल रहा है। तो अब 8 तारीख को क्या आता है ये अब देखना होगा कि वहां क्या क्या शिकायतें आती हैं, और जो 89 लाख जो शिकायतें थी कांग्रेस की, उनका क्या होता है, वो स्वीकार होती हैं नहीं होती हैं। 65 लाख लोगों के नाम बताए गए थे वो काटे जा रहे हैं, उनका क्या होता है, ये सारी बातें मालूम पड़ेंगी। उसके बाद राजीव जी ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी चूंकि अभी प्रक्रिया जारी है और कोई रोक नहीं लगाई गई है कि आप अपना दस्तावेज नहीं दे सकते या अपना नाम नहीं जुड़वा सकते या नहीं कटवा सकते, तो वो भी सब चलता रहेगा। और जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा था कि 30 सितंबर तक किसी भी हाल में नहीं आ सकती लिस्ट। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही डेट बढ़ा दिया, उस पर कोई अंतिम तिथि नहीं है, तो फिर आखिरी आपकी कैसे तैयार हो जाएगी? तो अभी ये लंबा चलेगा राजीव जी निश्चित तौर पर। तो एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ भी अपना देता रहे, पूरे देश भर में करा ले, हिंदुस्तान में करा ले, पाकिस्तान में करा ले, अमेरिका में भी करा ले, जहां जहां करा सकता है सब जगह करा ले, लेकिन उसको ये कराने का अधिकार संविधान में है कि नहीं है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें उसको ये अधिकार है कि नहीं है, इस पर तो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जब तक कि फैसला नहीं आया था तब तक आप कराते रहिए एसआईआर, उसका कोई मानी किसी भी हाल में नहीं है जब तक कि उसका फैसला नहीं आया था। और ये फैसला इसलिए राजीव जी चूंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें साफ है कि आप रिवीजन कर सकते हैं, आप इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए सिरे से मतदाता सूची बना रहे, नए सिरे से नहीं बन सकती। क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम आ गया तो उसका नाम उसमें से नहीं काटा जा सकता। जो लाल बाबू हुसैन मामला है उसमें 3 जनों की खंडपीठ के फैसला दे चुकी है, और उससे बाहर सुप्रीम कोर्ट की 2 जनों की खंडपीठ भी नहीं जा सकती है। और चुनाव आयोग की तो औकात क्या है उसके सामने राजीव जी कि उससे बाहर चला जाए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां से जो आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन राजीव जी जो अभी जो मोदी जी की माता जी को गालियां देने का जो प्रकरण हुआ और उसमें जिस तरीके से गुंडागर्दी, वो तो मैं भूल ही गया था। हाँ, ये भी एक मसला था। भूल, देखिए हम लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं मुद्दे, इसलिए तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ, मुद्दे नहीं मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। जी बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, और बिल्कुल नहीं भूलना है। मोदी जी भले ही अपनी माँ को भूल जाए, हम लोग मोदी जी की माँ को नहीं भूलेंगे राजीव जी चुनाव तक, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने जो गुंडागर्दी की है, तो इसलिए वो मोदी जी की माँ का जब जब नाम आएगा तो वो गुंडागर्दी बीजेपी के लोगों की भी याद आएगी। तो इसलिए मोदी जी की माँ को बिल्कुल नहीं भूलना है। सुबह उठ के सबसे पहले उनको याद करना है मोदी जी की माँ को। तमाम राजनीतिक दल जो है विपक्ष वाले वो बिल्कुल याद रखें इसको, और जनता को भी याद दिलाते हैं कि मोदी जी की माँ को याद करो कि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या गुंडागर्दी करी। लेकिन राजीव जी एक जो वायरल हुआ था काफी ज्यादा वीडियो, एक महिला शिक्षिका का वो जा रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी लिंचिंग की जा रही है। अब उस शिक्षिका को ही नोटिस जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि आपने जो है स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने आंदोलनकारियों को अपशब्द कहे। ये देखिए राजीव बीच में ये नोटिस, ये नोटिस जो है, हाँ ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप जवाब दीजिए कि आपने अपशब्द कहे थे। अभी तक तो राजीव जी मोदी जी की माँ की गाली का मसला था, अब यहाँ इन आंदोलनकारियों को भी गाली दे दी है। मतलब लिंचिंग हो रही थी शिक्षिका की, तो शिक्षिका को और उसके पति को दोनों को जो है वो नोटिस इशू कर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की माँ को बिल्कुल याद रखना है, और बिहार के लोगों को बार बार याद दिलाना है मोदी जी की माँ का नाम जो है, कि मोदी जी की माँ को किसी ने गालियां दी थी, उसके जवाब में
मोदी जी ने बिहारियों के साथ क्या सलूक करवाया अपने कार्यकर्ताओं से, तो ये निश्चित तौर पर राजीव जी याद रखा जाएगा और अच्छे तरीके से याद रखा जाएगा। तो है ना कि वो सब याद रखा जाएगा, तो ये भी याद रखा जाएगा। तो मोदी जी जो है निश्चिंत रहें, उनकी माँ को किसी ने गाली दी थी, बिहार इस बात को अच्छे तरीके से याद रखेगा। जी बिल्कुल, धनंजय जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। धनंजय जी, कैसे देखा जाए बिहार से लेकर यहां दिल्ली तक? लेकिन एक बात तो है, आप जैसे मुंबई में हैं, मुंबई में ही हैं शायद, या आ गए बिहार? मुंबई में हैं तो नहीं, बिहार आ गए, कहीं और हैं, कहीं और हैं। चलिए मत बताइए, बताएंगे, अब चाहेंगे तो बता दीजिए। लेकिन सवाल ये है धनंजय जी, सवाल बड़ा ये है कि क्या ये बिहार वाली बात मुंबई तक पहुंची है, गुजरात तक पहुंची, दिल्ली तक तो पहुंच गई, ये दिखाई दे रही है। अनम्यूट कीजिए, आप उल्टा अनम्यूट करते हैं। आई मेरी आवाज? आ गई, आ गई। जी जी नमस्कार आप सबको। जी नमस्कार। और देखिए, बिहार की आवाज तो गुजरात के बाहर विदेश से चली गई है। और बिहार में जो हुआ वो कैमरे ने तो सब देखा। वो टीचर को नोटिस भेजने से क्या होगा? हमारे यहाँ एक गंदा शब्द है, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, चूंकि आप भी बिहार के हैं, नेहा जी भी बिहार की हैं, और हमारे जयशंकर भाई भी वहाँ के हैं। नहीं, वो बिहार के नहीं है। गुहबा गिंजन नहीं, लेकिन वहाँ पे बिहार को बेहतर तरीके से जानते हैं। गुहबा गिंजन एक शब्द है हमारे, है ना? तो वही कराया इन्होंने, जिस तरीके से बंद हुआ। और विरोध किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, विरोध बिहार के पब्लिक ने किया। और उनके अपने कार्यकर्ता भी, कहीं आपने भी ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, कहीं उनके कार्यकर्ता 200-400 की संख्या में नहीं थे, 150 मैक्सिमम 100 संख्या में थे। और जो टीचर से को जो नोटिस भेजा, वो उसको भयंकर अपराध है जो उसके साथ बर्ताव किया गया। मान लिया कि गाली दी, मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए कि मोदी को गाली दी, तो मोदी को तो बिहार के 80% लोगों ने गलियाया है, तो सब पे मुकदमा कर दो, बिहार को जेल बना दो, सबको वहीं बंद कर दो। आज भी गाली दे रहे हैं मोदी जी को, कोई नई बात है क्या इसी? नीतीश कुमार ने गलियाया कि नहीं मोदी जी को? नीतीश कुमार से भी पूछना चाहिए कि आपने मुझे कभी गाली दी कि नहीं दी? मोदी जी ने नीतीश कुमार को गलियाया कि नहीं गलियाया? और बिहार में तो आप जानते हैं कि गाली हमारे यहाँ जो है वो जीवन का हिस्सा है, बिना गाली के हमारे यहाँ जीवन चलता नहीं। लेकिन जो टीचर के साथ किया गया, वो मणिपुर की घटना से मैं कमतर नहीं मानता हूं। और अगर नोटिस भेजा गया, मुझे नहीं पता, अगर नोटिस भेजा गया है, वो नोटिस ब्लंडर कर रहे हैं ये लोग, हम तो दिखा रहे हैं, ये नोटिस भेजा गया, देखिए ब्लंडर है ये। और महिलाएं उल्टा रिएक्ट करेंगी। आपको याद होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, ये जो जब भी बिहार में जब होता है ना, नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो जीविका दीदियों को भेज दिया जाता है, कॉलेज के लड़कों को भेज दिया जाता है कि जाओ वहां पे उनके भाषण सुनने के लिए। और एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, वो महिला ने कहा, पूछा पत्रकार ने, कहाँ गई थी? बोला नरेंद्र मोदी को देखने गए थे जी। बोला नरेंद्र मोदी के सभा में गए थे। तो बोला कि नरेंद्र मोदी के सभा में गए थे? बोला हाँ, हमको पता होता नरेंद्र मोदी आए तो हम जयबो नहीं करते। तो वो गांव की वो महिलाएं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रही है। और बहुसंख्य आबादी वही है, ग्रामीण आबादी वही। आपने कल भी देखा होगा, जब बंद किया गया था परसों, तो पूछा पत्रकार ने कि आप क्यों आई हो? तो बोला कि जो है नरेंद्र मोदिया के माई को गाली दिया है। बोला कौन गाली दिया है? बोला भाजपा वाला दिया है, भाजपा दिया है। बोला यही डंडा से भाजपा वाले को मारेंगे। अब उसको ये भी नहीं पता है कि भाजपा ने, मोदी जी भाजपा में है कि मोदी जी किधर है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोग जो है बिहार में, अब जो बंद कराया उससे चेहरा दिखाई पड़ा कि कहीं जनाधार बीजेपी के पास नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से, जिस अवस्था में है, जो अभी जयशंकर भाई कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करेगा नहीं करेगा, उनके सामने कई मजबूरियां हैं बीजेपी के सामने आज। और उसमें सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ सके। मोदी जी के नाम पे क्या लड़ेंगे? मोदी जी की माँ को, अपनी माँ को आगे किया मोदी जी ने, वो भी फ्लॉप हो गया। और बुरी तरह से हर जगह, जितना वीडियो मैंने देखा, मैंने 50 वीडियो देखे, हर वीडियो में लोगों ने रिटेलिएट किया। और मैं वहां रह के आया हूं राजीव भाई, 20 तारीख को मैं गया था पटना और मैं 2 तारीख को लौटा मुंबई।
राहुल गांधी के जो यात्रा थी पटना में, मैं उसमें था, गांधी मैदान में था। वहां से मैंने अपना प्रोग्राम लाइव किया। जहां उनको जाना था बाबा साहब की मूर्ति के पास, वहां भी मैं था। पूरे पटना में बहुत लोगों से मेरी बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, आम लोगों से बात हुई। कहीं मुझे नहीं दिखा कि राहुल गांधी के विरोध में कुछ लोग खड़े, मुझे नहीं दिखा। एसआईआर को लेकर के दो तरह की चीजें, कुछ लोगों के कुछ जिले में, जैसे हमारा नालंदा जिला के मैं रहने वाला हूं, तो नालंदा जिला में कहा गया कि बहुत कम ऐसी चीजें हुई है जिसमें एसआईआर में नाम काट दिए गए या फला, ज्यादातर नाम जेन्युइन कटे, कुछ लोगों के नाम कट गए वो अलग बात है, ये नालंदा की बात है। लेकिन किशनगंज, पूर्णिया, ये सब जो जिले हैं उन सब में आया कि ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं, ढेर सारे लोगों के नाम में गड़बड़ी जो आप सब लोग दिखाते रहते हैं लगातार। और जमीन पे एसआईआर मुद्दा है, मताधिकार मुद्दा है, आम आदमी किस तरह से टॉर्चर हुआ है ये मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, वहां बेरोजगारी की बात हो रही है, वहां शिक्षा की बात हो रही है, वहां स्वास्थ्य की बात हो रही है। पटना की कोई भी सड़क नहीं है मेन रोड से अंदर जहां बाढ़ का पानी या गटर का पानी नहीं, बाढ़ का नहीं बोलेंगे, बारिश का पानी और गटर का पानी नहीं जी। और ये सब अभिशप्त है झेलने को, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, देखिए बीजेपी के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो अभियान चला रखा है, सब लोग परेशान हैं, बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैंने जो जमीन पे देखा कि लोगों में तेजस्वी को लेकर के एक उत्साह है, राहुल गांधी को लेकर के एक उम्मीद है, लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बदलाव लेकर के आएंगे। और मुस्लिम्स खास करके, मुसलमानों में कोई अब ये नहीं है जिसको कहते हैं ना कि इधर जाएं कि उधर जाएं वाला भाव नहीं। आप कितना भी जोर लगा लो ओवैसी साहब को लेकर के आ जाओ, लेकिन आम मुसलमानों में ये भाव आ गया है कि दिल्ली में सरकार को बदलना है और दिल्ली में सरकार को बदलने के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी को मजबूत किया जाए। अब एक बात और मैं बताऊं कि जो दीपांकर भट्टाचार्य है माले के, वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े जी। आपने देखा कि वो तमाम जितनी यात्रा हुई उस तमाम जगह पे डी राजा से मेरी बात हुई, गांधी मैदान में मुलाकात हुई, एनी राजा जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में लड़ चुके एक दूसरे के खिलाफ वायनाड में, वहां थी और मंचों पर वो भी लगातार एनी राजा बोलते रहे। तो एनडीए में, तो ये इंडिया गठबंधन में जिसको महागठबंधन कहते हैं बिहार में, वहां तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि कोई झगड़ा है या कोई तनाव है। ये जरूर मीडिया में कहा जा रहा है कि अब जो है जो निगोशिएशन वाली मुद्रा में आ गई है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब हम जो है कुछ करने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के वहां जो अल्लाह बरू बैठे हुए हैं, राजेश राम, खास करके अल्लाह बरू को मैं ज्यादा तारीफ करूंगा। अल्लाह बरू ने जिस तरह का वहां माहौल बनाया है, और डॉक्टर अनिल जय हिंद ने जो लगातार वहां संविधान को लेकर के कार्यक्रम किए हैं, पिछड़ों को, दलितों को, सबको जमा किया है, राजेंद्र भाई है, उसका बड़ा असर हुआ है। और असर ये हुआ कि लोग संविधान को लेकर के जागरूक हुए हैं, और जो एक कथित हिंदूवाद चल रहा था पिछले लंबे समय से, उस पे पानी पड़ा है, उस पे उसमें कमी आई। धनंजय जी एक बात बताइए, धनंजय जी ये बताइए कि इससे अगर राजनीति की बात करें, वोट पॉलिटिक्स की बात करें, तो फिर इसमें किसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पार्टी यहाँ गेन करती हुई दिखाई देती है क्या बिहार में इस यात्रा के बाद? स्पेशली कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी गेन करती दिखाई पड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी की पोजीशन पिछले चुनावों के बनिस्पत काफी अच्छा होगा। एक दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो नैरेटिव था पिछले 35 सालों से कि वो पिछलग्गू पार्टी है, 30 सालों से तो मान ही लीजिए कि वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, इससे एक तो टूट गया है। अब कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी नहीं रही, ये नैरेटिव जमीन पे आ गया। फिर अब आया कि राहुल गांधी, खुद आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल पीएम बनेंगे, तो अब आरजेडी को भी लगता है कि राहुल को इग्नोर करके या कांग्रेस को इग्नोर करके हम बिहार में सत्ता में नहीं आ सकते। फिर देखिए कि आप जिस तरह से राहुल गांधी के साथ तमाम लोगों को, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, सबको राहुल गांधी ने आगे किया, आगे रखा। जब अखिलेश यादव आए तो आपको याद होगा कि वो जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर बैठ गए थे, खड़े नहीं थे। तो तमाम लोगों को पूरा जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान दिया। और देखिए उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जो मांझी जी है उनका घर बनवा दिया, जैसे जिसके मोटरसाइकिल गुम हो गई थी कि मोटरसाइकिल लेके भाग गया, उसको मोटरसाइकिल दिलवा दी। लेकिन आप गौर कीजिए कि बीजेपी वालों ने एक साड़ी की दुकान लूट ली, मीडिया में कहीं चर्चा नहीं होगी लेकिन वीडियो शायद आपने देखा, वीडियो है जी, साड़ी की दुकान लूट ली
अब बताइए क्या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक स्वर आया कि भैया कैसे तुम साड़ी की महिलाओं का क्या तुम साड़ी लूट रहे हो यार किसी की दुकान से? क्या ये सही है? अगर यही कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो लोगों को सूट कर रहा है कि देखिए ये कितने अच्छे आदमी यार, ये काम आ जाते हैं। बीजेपी के बारे में यहाँ हो गया है कि ये लुटेरी पार्टी है, ये वोट भी लूट लेती है, वो साड़ी की दुकान लूट लेती है, आपकी इज्जत लूट लेगी, आपकी शिक्षा लूट लेगी, आपका सब लूट लेती है, आपके अधिकार लूट लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक और काम किया है कि जमीन पे उसके कार्यकर्ता दिखाई पड़ने लगे, लोग टिकट के लिए कांग्रेस की तरफ दौड़ने लगे। ये भी एक सिंबल है, एक संकेत है कि बेहतर की तरफ है। और मैं अल्लाह बरू की बात कर रहा था, अल्लाह बरू जमीन पे बैठ करके वो शोध कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे जमीन पे, चूंकि अल्लाह बरू जब से गए हैं बिहार में ही जान लीजिए, और बिहार में लगातार वो लोग काम कर रहे हैं सबके साथ बैठ करके। लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे इससे कोई किसी को इनकार नहीं है, बिहार के जमीन पे भी किसी को नहीं लगता कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन एक जो भय क्रिएट है जो बीजेपी की तरफ से किया जाता है कि अगर तेजस्वी आए तो फिर से यादव राज आ जाएगा, मुसलमानों का आ जाएगा, वो वामपंथी और जो ये है जो माले हैं वो भी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, अपना विस्तार चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हम ठीक ठाक सीटों पर लड़े, अभी वो नहीं पता कितनी सीट पे कौन लड़ेंगे, लेकिन झगड़े वाली बात कहीं नहीं दिखाई पड़ती। और दिखाई ये पड़ता है कि तेजस्वी के दोनों बाजू अब मजबूत हो गए हैं। पहले पिछले चुनाव में याद कीजिए 2020 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी अकेले लड़ रहे हैं। इस बार तेजस्वी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि तेजस्वी के साथ वामपंथी दल भी लड़ रहे हैं और तेजस्वी के साथ कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से माहौल बनाया है उससे महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। और अभी की तारीख में अगर कोई आगे क्या परिवर्तन हो मुझे नहीं पता, अभी अगर चुनाव वाली पोजीशन है जो वहां स्थिति है, तो महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने में कहीं कोई शक शुबा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे नहीं कोई मिला जो कहा कि देखिए नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है, जो कुर्मी और कोयरी अक्सर कहते हैं लोग, मैं महिलाओं को भी मानता हूँ, अति पिछड़ों को भी मानता हूँ, क्योंकि यही अति पिछड़ा वर्ग है जो सबसे ज्यादा एरिया से तो आप आते हैं धनंजय जी, उसी एरिया से तो आप आते हैं। जी बिल्कुल। तो जो अति पिछड़ा जो प्रभावित है, जो सवर्ण समाज से और जो यादव समाज से या बड़े मुस्लिम समाज से, उन लोगों को लगता है कि ये हमको शेल्टर मिलता है यहाँ पे, इसलिए। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे और बीजेपी उनके कंधे पे चढ़ करके मुख्यमंत्री पद हथिया लेगी, और मुख्यमंत्री पद अगर हथिया लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये भय लोगों में जमीन पे व्याप्त दिखाई पड़ता है और वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये मैं कहूंगा। जी बिहार में नीतीश बाबू परेशान हैं। नीतीश बाबू परेशान इस कदर हैं कि उनकी पार्टी रहेगी या जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि क्या वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज हो पाएगी। आने वाला वक्त बताएगा, इस पे चर्चा हम खूब करेंगे, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही चुनाव है। उसके बाद अगले साल चुनाव है, मार्च में घोषणा हो जाएगी, मार्च, अप्रैल और मई में रिजल्ट आ जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव होंगे अगले साल 2026 में, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये 5 राज्य। उसके बाद फिर आगे अगले साल चुनाव। चलिए, चुनाव जैसे जैसे साल आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक चुनाव पर 3 दिन बाद है, वो चुनाव है उपराष्ट्रपति पद का। और जरा उधर भी आते हैं जल्दी से। प्रशांत टंडन जी, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सचमुच जैसा कह रहे हैं विपक्ष के नेता रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कि 100% हम ही जीत रहे हैं, क्या इसमें दम है या सिर्फ बयानबाजी है? नहीं, इसको कैसे कहा जाए कि सिर्फ बयानबाजी है, इसका रिजल्ट सामने नहीं आता है। लेकिन निश्चित तौर पे बेहतर कैंडिडेट हैं वो। और साउथ वर्सेस साउथ है, जैसे मैंने पहले कहा था। अभी साउथ वर्सेस साउथ में क्या होता है, जो राधा कृष्णन है वो जनसंघ के पुराने खिलाड़ी हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक बात तो तय है, इन दोनों में से उपराष्ट्रपति जो भी बने, चाहे जस्टिस रेड्डी बने या राधा कृष्णन बने, किसी मंत्री के टेलीफोन से इस्तीफा नहीं देंगे। जी, ये तो बात तय है कि वो जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो पूरा कार्यकाल करेगा और अपने शान शौकत के साथ करेगा। लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ी बात राजीव जी क्या होगी कि अगर 5 एमपी भी कम होते हैं
तो ये बड़ा संदेश जाएगा मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि इनके खेमे में अगर लोग टूटते हैं तो ये बड़ा संदेश जाएगा और अच्छा कंटेस्ट होगा। और जस्टिस रेड्डी निश्चित तौर पे एक बड़े कैंडिडेट हैं और उनकी स्वीकार्यता सब जगह है। ऐसा नहीं कि उनकी स्वीकार्यता केवल इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के बाहर भी है। हम लोग देखते हैं कि आगे कैसा होता है। लेकिन जो बातें बिहार के बारे में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि आज 6 तारीख है और पिछले 2020 में 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा हो गई कि नोटिफिकेशन जारी हो गया था। यानी टेक्निकली आप देखिए कि 19 दिन बचे हैं। विधानसभा कब फॉर्म होनी है अगली विधानसभा, उसकी डेट तय है। वो 29 नवंबर को बिहार में विधानसभा बन जानी चाहिए उसके पहले, नहीं तो संवैधानिक संकट होगा, गवर्नर रूल आएगा। तो क्या ये 19 दिन या 20 दिन या 1 महीने के भीतर बिहार में SIR की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? ये 65 लाख जो लोग निकाले गए उनके साथ इंसाफ हो जाएगा? ये 0-0 नंबर के मकान हैं जिसमें 250-300 लोग रह रहे हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये जो फादर्स नियम के आगे फादर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है, हस्बैंड, ये सब ठीक हो जाएगा? ये बहुत चिंता का विषय है कि बिहार में 1 महीना से भी कम समय है जब चुनाव की घोषणा होनी है और बिहार के पास इलेक्टोरल रोल नहीं है। किस मतदाता सूची से चुनाव होना है, ये सुप्रीम कोर्ट की चिंता होनी चाहिए जब परसों सुनवाई करे। दूसरी बात कि 65 लाख लोग हटा दिए गए और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, मुझे अभी तक हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक संस्थाओं की नींद क्यों नहीं उड़ गई। आपके संविधान में हैबियस कॉर्पस नाम की चीज है। एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को आप जो है सुप्रीम कोर्ट रात के 8 बजे भी सुनवाई करता है अर्नब गोस्वामी के मामले पे। 65 लाख लोगों के संवैधानिक अधिकार को वंचित कर दिया गया। वो किस देश के नागरिक है पता ही नहीं। भारत के नागरिक होते तो भारत की इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होता। तो वो किस देश के नागरिक है 65 लाख लोग बिहार के? तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को जितनी गंभीरता इस मामले में दिखाने चाहिए थी उसने नहीं दिखाई। 2 बार तो उन्होंने सुझाव दिए चुनाव आयोग को, जब आप देख रहे हैं कि वो सुझाव मानने को तैयार नहीं है। और इस बाल की खाल वाले कानूनी दांव पेच और डिस्कशंस में सितंबर का 6वां दिन है आज। 19 दिन बचे चुनाव की घोषणा होने में और बिना इलेक्टोरल रोल के बिहार में चुनाव होने जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका कोई ना कोई समाधान सुप्रीम कोर्ट को परसों निकालना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि कैसे ये चुनाव होगा। कभी हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा, जयशंकर जी मुझसे सीनियर, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि किसी राज्य में चुनाव हो जाए और उस राज्य के पास इलेक्टोरल रोल ना हो। 1 महीने पहले भी नहीं, पिछला आप खारिज कर चुके हैं जी। जो आपने इसी साल जनवरी में रोल जारी किया उसको आपने कह दिया कि उसका जो वोटर आई कार्ड है वो भी नहीं मानेंगे और इसमें 50 तरीके की पेंच आप लगा रहे हैं। दूसरी एक बात जो है वो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञानेश कुमार
और राजीव कुमार से जुड़ी हुई बात है, और राहुल गांधी भी इसको कई बार कह चुके हैं कि ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, इनको हम देखेंगे। और अखिलेश यादव ने भी एक ऐसे ही अफसर का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इनको हम देखेंगे बाद में। तो ये बड़ा जो राहुल गांधी ने को कहा डरो मत, उसका असर पूरे के पूरे विपक्ष पे है। और अब उन अधिकारियों के बारे में, जो भी अधिकारी, चाहे राजीव कुमार हो, ज्ञानेश कुमार हो, ईडी के लोग हो, सीबीआई के लोग हो, अवनीश अवस्थी का नाम लिया है उन्होंने, अवनीश अवस्थी का, अब उन्होंने खुल के नाम लिया है, तो हमको भी बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अवनीश अवस्थी के बारे में उन्होंने बहुत सुशोभित भाषा में बात की है उन्होंने। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई स्ट्रक्चर्ड बात करनी चाहिए कि हम आएंगे तो इनके खिलाफ ट्रायल चलाएंगे, विशेष कोर्ट लगाएंगे, कमीशन बनाएंगे, ताकि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जंग लग गया है, इसको हम साफ कर पाए। इसको स्पष्ट तौर पे विपक्ष को बता देना चाहिए। जी बिल्कुल, समय की कमी है, थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों की बातें चाहता हूं। नेहा जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या यहाँ एक जो इलेक्शन का जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, उसको हम बहुत तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं क्या? जैसे बिहार का चुनाव, और उससे पहले आप देखिए SIR, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके और अंदर जाने की ज़रूरत है। जैसे अभी राहुल गांधी की बात हो रही है, या उस यात्रा की बात हम लोगों ने की, और अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी है। अभी परसों सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक मुझे लगता है कि अब ये सुनवाई दूसरी दिशा में जाएगी, इसलिए क्योंकि अब यहाँ से इस मसले को या तो करवाते रहिए, करते रहिए, जो अभी हो चुका है, मतलब SIR पे जो इससे पहले सुनवाई हुई 1 तारीख को, ओपन एंडेड है। आप इसमें नाम जुड़वा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, और कहीं कोई बंधन नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आखिरी तारीख, आखिरी सूची तो एक आनी होगी ना, लानी होगी, और फिर तो ये होगा वही जो जनवरी महीने का है। चलिए, चुनाव जनवरी महीने की सूची पे आप करवा लीजिए, और फिर इसको आप जारी रखिए, जैसे आप लेके भी आ रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग ये कहने जा रहा है कि हम पूरे देश में SIR, आप इस SIR को कोई नहीं रोक रहा है, आप करवाइए। आपकी जो समय सीमा है, अवधि है, वो ठीक नहीं है। उस अवधि में आप बिहार में इलेक्शन भी करवा लें और चाहते हैं कि SIR भी करवा लें, ये संभव नहीं है। यानी टोटली, क्योंकि चूंकि ये मतदाताओं को सीधे प्रभाव में डालता है, इसलिए मतदाता प्रभावित हैं, और दूसरी तरफ उससे राजनीतिक दल प्रभावित होंगे। और ऐसे में चाहे वो बिहार हो या पूरे देश की बात हो, क्या हम ओवरऑल, और इन सब के बीच एक डरो मत का नारा, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, एटम बम के बाद, और लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जन जन तक पहुंचाना, एक बहुत तेजी से, और इससे पहले मानसून सत्र भी देखिए, उसमें भी क्या हम इस बात को उस दिशा में देख रहे हैं, देश की सियासत को एक बदलाव की तरफ, एक परिवर्तन? अब वो कुर्सी के परिवर्तन तक कहां तक किस जाता है, ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल कल की सियासत और आज की सियासत में फर्क दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, वो फर्क ज्यादातर लेकिन राहुल गांधी की तरफ से नजर आ रहा है। राजीव जी, अफसोस मैं कहूंगी कि जब भी कुछ करते हुए दिखते हैं, वो राहुल गांधी ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। और मेरी अपेक्षा तो विपक्ष के और खास करके कांग्रेस के सभी जो प्रमुख चेहरे हैं उनसे रहती है, लेकिन अपेक्षा पर खरे हमेशा राहुल गांधी ही उतरते हैं। तो मैं उनसे ही उम्मीद रखती हूँ कि उन्होंने जो मोमेंटम एक बिहार के मतदाताओं को दिया है, उसको वो आगे बढ़ाते रहेंगे। और धनंजय जी ने तो कहा कि अलावरी जी लगातार वहां पर उपस्थित हैं और वो बहुत ही गहराई से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी का बार बार आना जाना बिहार की धरती पर लगा रहेगा। लेकिन जो बात मुझे शंका है कि बिहार के चुनाव में हम किस तरह की परिस्थितियों को देख सकते हैं। युवा नेता है, तेजस्वी भी, राहुल गांधी भी, और चिराग पासवान का भी नाम लूंगी मैं, प्रशांत किशोर का भी नाम लूंगी। बिहार की धरती में अगर राजनेताओं को मैं गिनूं तो अधिकतर चेहरे युवा चेहरे हैं। सम्राट चौधरी भी ले लीजिए, वो भी युवा ही है, बीजेपी के डिप्टी CM है।
इन सभी का जो एक जनाधार है, जो एक सपोर्टर तबका है, ये भी यकीनन इनकी युवावस्था से काफी उम्मीदें लगा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी का वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, किसी का नाम शामिल नहीं है और ये 65 लाख से बढ़कर अधिक हो जाता है, 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो मुझे तो ये लगता है कि बिहार में पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो तो और ज्यादा विकराल हो जाएगी। और बिहार ऐसी धरती तो है नहीं कि अगर आप बूथ पर नहीं जाने देंगे तो वो अपने अधिकार के लिए चुपचाप वहां पर खड़े रह जाएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो विरोध करेंगे। तो फिर नीतीश और जो बीजेपी के मंत्री हैं वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, बिहार की पुलिस इसको कैसे निपटेगी, और क्या वहां पर फिर किसी तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की क्या तैयारी क्या है? अगर चुनाव आयोग डटा हुआ है कि मुझे इतने नाम काटने हैं, वोटर लिस्ट से हटाने हैं, जो शंकाएं बनी हुई हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट भी किसी तरह की एश्योरेंस देता हुआ नजर नहीं आ रहा है चुनाव से ऐन पहले तक, तो मुझे लगता है कि बिहार के मतदाता, मुझे लगता है कि फिर 2-2 हाथ ग्राउंड में ही करने के लिए तैयार नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास तो नोटा दबाने तक का जो है अवसर छीन लिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी मुझे लग रही है सिचुएशन। और जहां तक बात है कि पूरे देश में, बिहार में जो कुछ भी होगा वो पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। और राहुल गांधी को मैं फिर से श्रेय देना चाहूंगी। इन्होंने विपक्ष को फिर से बहुत मजबूत कर दिया है, एकजुट कर दिया है। वो दक्षिण के राज्य हो, वो नॉन हिंदी बेल्ट हो, स्टेट्स हो, वहां सब विपक्षी जो दल हैं, जो घटक दल हैं, वो सब अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप में भरोसा पहले से ज्यादा दिखाने लगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर प्रशांत सर ने कही बात, बिल्कुल उनकी ही बातों का, उन्हीं के मुझे लगता है कि कोशिशों का ये असर है कि अखिलेश जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों से कनेक्टेड लगते हैं। तेजस्वी जब बोलते हैं तो वो भी राहुल गांधी की बातों का ऐसा लगता है कि कनेक्टेड दिख रहे हैं। एक एक जो विपक्ष का चेहरा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप का जो है असर है, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हीं के मैसेजेस को, जो है अलग अलग अपने अपने प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो वोटर से कनेक्ट भी होता है। अगर बीजेपी की छवि की बात हो रही है तो माँ की कथित गाली को लेकर पीएम भावुक भी हो गए, लेकिन अगर सड़कों पर वही एक्सचेंज होता हुआ या फिर ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो भावुक भी हो जाते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रोने भी लगते हैं। लेकिन आप देखिए सड़कों पर क्या हाल है, और आप सरकार में भी शामिल हैं, तो फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव को शिफ्ट करना, अगर वो वाकई अति आत्मविश्वासी नहीं है, उस ओवर कॉन्फिडेंट जो बीमारी है, डिजीज है, उससे ग्रसित नहीं है, वो चाहती है कि उसका ग्राउंड जो है वीक ना पड़े, हालांकि वीक हो रहा है बहुत तेजी से, वो जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश में या फिर अन्य सहयोगी जो दल है उनको साइडलाइन करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो भूल रही है कि उसकी भी जमीन नीचे से जो है शायद बाढ़ के पानी का असर हो, जिसे वो अनदेखा और अनसुना लगातार कर रही है, लेकिन जमीन जो है अब खिसक रही है। अगर ग्राउंड मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं कुछ नए मसाले लगाने होंगे। जी बिल्कुल। जयशंकर जी, कैसे देखते हैं आप, क्या सचमुच परिवर्तन दिखाई दे रहा है? सियासी परिवर्तन की बात कर रहा हूं। नहीं, यकीनन जिस ढंग की पॉलिटिकल केमिस्ट्री अभी बिहार में दिखी है राहुल गांधी, तेजस्वी, दीपांकर भट्टाचार्य या मुकेश सहनी के बीच में, इसी तरह की पॉलिटिकल केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश के में 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखी थी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, और उसके नतीजे क्या हुए थे सबको मालूम है। लेकिन बिहार में उस समय वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं दिखी थी। बिहार में संविधान को विपक्ष उस ढंग का इशू बनाने में विफल रहा था। राहुल गांधी भी नहीं गए थे, उतना ज्यादा बिहार नहीं गए थे, या 2020 के चुनाव में भी जो था उसमें भी ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं थी। उसमें ठीक है, तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे चुनाव, अच्छा करे, अच्छी भीड़ आ रही थी, सब कुछ आ रही थी, लेकिन एक तो जो धांधली मतगणना में हुई और ओवर कॉन्फिडेंस जो था इन लोगों का, वो इनको ले डूबा था। इस बार जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिख रही है वो अगर कायम रही, किसी तरह के विवाद नहीं आए सामने, सीटों का बंटवारा ठीक से हो गया, सीटों की बिक्री नहीं हुई, जो कई बार हो जाता है कि बस अब तो सरकार बनने वाली है तो टिकट बिकने भी लग जाते हैं, तो वो काम भी अगर नहीं हुआ तो कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल जो है प्रशांत ने अभी उठाया था, प्रशांत जी ने, किस मतदाता सूची पे चुनाव होगा। बात तो सही है,
इतनी जल्दी आप 65 लाख को हटाएंगे नहीं हटाएंगे, उसमें कितने 32 लाख आप बता रहे हैं मर गए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो जीवित हैं, हमको मार दिया गया है। वो सारे निपटारा करके आप कब मतदाता सूची छाप पाएंगे, कब मतदाताओं को परिचय पत्र जारी कर सकेंगे, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड कब जारी कर पाएंगे, किसके आधार पर चुनाव होगा। हमने जो बार बार कहा था, इसके पहले भी कई बार इसी मंच से कहा था राजीव जी, कि एक तो अपोजिशन को साफ कर देना चाहिए कि भाई अगर चुनाव जनवरी में जो संशोधित मतदाता सूची थी, जो जिसके आधार पर चुनाव हुआ था 2024 के लोकसभा का, उसमें काफी संशोधन किया गया है, पुनर्समीक्षा की गई है, उस जनसंख्या का संशोधित मतदाता सूची जो है उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। वही जो कार्ड था उसको आप मान्य करिए, और मान लीजिए उसमें कुछ नए हैं या कुछ है तो आधार कार्ड आपके पास है ना, जिसके नाम अगर छूट भी जा रहा है तो आधार कार्ड दिखा करके भी आप जा सकते हैं। एक तो ये रहा, या फिर आपको 6 महीने के लिए चुनाव खिसकाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, चुनाव जैसे मई महीने में होने वाला है पश्चिम बंगाल में या अन्य राज्यों में, तो आप उसके साथ करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो 6 महीने आगे पीछे खिसका सकता, नहीं तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प आपके पास है, तो वो करना पड़ेगा, नहीं उसके बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन जो इनकी तैयारियां लग रही हैं, जो मैं बार बार जिस पर कर रहा हूं, चिंता प्रकट कर रहा हूं, एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। जिस ढंग से बिहार बंद कराया गया, जनता का कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, हमारे मित्र लोग माफ करेंगे, जनता का कहीं कोई सपोर्ट नहीं था। कहीं सीतामढ़ी वगैरह में तो लोग खुल करके कह रहे हैं हाँ तेरी हिम्मत है तो आके करवा, मैं इस चौक से बोल रहा हूं और हमारी दुकानें खुली रहेगी, कोई नहीं कुछ कर सकता है। भाजपा के जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो लंपट थे, उनको पुलिस के प्रोटेक्शन में जिस ढंग से उपद्रव करने दिया गया, चाहे महिला की इज्जत लूटने की बात करी गई हो, या एक दुकान में साड़ियां जिस तरह से लूट की जा रही है, मतलब उसमें कई हमने चेहरे देखे जो संभ्रांत जैसे चेहरे भी दिखाई दे रहे थे, वो लोग भी साड़ियों को लूटने में लगे हुए थे। तो ये बीजेपी का जंगल राज है। मतलब आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था, वो लगातार जंगल राज बीजेपी के बंद से लेकर उनके शासन प्रशासन में दिख रहा है। जितना लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तो इसलिए राजीव जी, अब सवाल है कि देखिए, आपने जैसे शुरू में ही कहा था मोदी जी जाएंगे पटना में और क्या क्या बरसात करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, जुमलों की बरसात करेंगे। वो जहां भी जाते हैं जुमलों की बरसात ही करते हैं। आप आरा की सभा में जब थे, उन्होंने पूछा कितना दे दूं, इतना दे दूं, उतना दे दूं, कितना दे दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दे रहा हूं, जैसे लग रहा कि जेब में रखे हुए हैं और निकाल करके फुर के बांट दिया हो। आज तक धेला भर भी बिहार के लोगों को विशेष पैकेज का नहीं मिला। मोतिहारी गए, कहा कि अगली बार ये मोतिहारी के शुगर मिल चालू हो जाएगी, और जब मैं अगली बार आऊंगा मोतिहारी में तो इसी मिल की से बनी हुई चीनी की चाय पीऊंगा मैं। इस बार गए, शर्म नहीं आई उनको। अभी गए थे बिहार में, चंपारण में भी गए थे, एक बार भी उन्होंने इसकी जिक्र नहीं किया। और मां की बात है, शर्म आती है राजीव जी में कहने में मुझे थोड़ा सा। किसने कहा मंच पे, किसने नारा लगाया नहीं लगाया वो एक अलग बात है। नारा लगाया अननोन आदमी है, आरजेडी ने भी उसको डिसोन कर दिया, कांग्रेस ने भी कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात आपको बहुत चुभ गई, लेकिन राष्ट्रीय चैनल पे राष्ट्रीय बहस में भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को क्या कहा जी, भद्दी से भद्दी, गंदी से गंदी अश्लील गाड़ी दी थी। लेकिन वो आज भी वो प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है। क्या मोदी जी का कोई बयान आया था क्या उस समय? कम से कम प्रज्ञा ठाकुर के बारे में जैसे उन्होंने बोल दिया, कहा दिया कि मैं इनको देखना नहीं चाहता हूं, कम से कम इसी तरह का कोई एक बयान दे देते। निंदा नहीं करना, प्रवक्ता पद से हटाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपकी मां है और बाकी किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां नहीं है। और आप जिसके बात कर रहे हैं ना, ये दिलीप जायसवाल, दो वीडियो अभी दिखाई दे रहे थे जिसमें सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैं तो जब विपक्ष का नेता बना, एक नेता को इतनी गालियां दिया कि पूरा बिहार में मैं लोग चर्चित हो गया। वहीं पे दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो गालियों की इतनी बड़ी डिक्शनरी है कि कोई सामना ही नहीं कर सकता है। जी। ये गालीबाज लोग
माँ की इज्जत बचाएंगे। छठ मैया की याद दिलाते हुए शर्म नहीं आई हमारे देश के प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों की अस्मिता से खिलवाड़ करते हुए? उस महिला की इज्जत नहीं थी क्या जिसको तार तार करते हुए बंद के तथाकथित समर्थक लोग घसीट रहे थे सड़क पर? तो इसलिए बिहार के लोग तो सब जानते हैं, समझते हैं, राजीव जी जवाब देना जानते हैं। हाँ ये है कि अगर पुलिस और सैनिक बल और चुनाव आयोग सब मिलजुल करके अगर खेल कर दे, बंदूकों के साय में अगर चुनाव कराए जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसमें बगावती है, बिहार के लोग बगावत करेंगे। दूसरी बात एक जो छूट रही थी मैं कह दूंगा आपसे, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। देखिए संख्या बल तो एनडीए के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीपी राधाकृष्णन के चुनाव जीतने में कोई बहुत ज्यादा संदेह की बात नहीं है, लेकिन अगर एनडीए के घटक दलों में जैसे कसमसाहट हो रही है, तेलुगु बिड्डा के नाम पे कहीं जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू वो लोग इधर उधर खिसक गए कुछ तो क्या होगा, या बिहार में ही जो हो रहा है चिराग पासवान और बाकी लोग इधर से उधर कहीं चले गए तो क्या होगा, या महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो एक डर तो बना हुआ है। लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऐसी तैयारियां कर रखी है कि जो सेमी क्या बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने वाले दल हैं, बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, या और एक दो दल इस तरह के हैं, उनमें सेंध लगाई जाए, उनको तोड़ दिया जाए या कर दिया जाए, ताकि वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति कितने अधिक मतों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये भी कहने को रहेंगे ना जब 25 सितंबर को ये होगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा हो रहा 100 साल कि देखो जी महाराज मोहन भागवत जी राष्ट्रपति भवन में आरएसएस की महिला, प्रधानमंत्री आरएसएस का, लोकसभा अध्यक्ष आरएसएस का, सारे बड़े मंत्री जितने हैं जो प्रभावी करते हैं वो सब आरएसएस के, अब उपराष्ट्रपति भी हम आरएसएस का बनाकर के देने जा रहे हैं। ये कहने के लिए वो भी दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी हमारी प्रचंड विजय है। संख्या बल तो जो है सो है ही है, तो इस कवायद में जुटे हुए हैं वो असर तो ये भी आती है साहब। जगत प्रकाश नड्डा ने जो पार्टी रद्द की है पंजाब के नाम पे, हिमाचल बह रहा है, नष्ट हो रहा है। लोग जो कमेंट्स आ रहे हैं कि लगता है हिमाचल कहीं नक्शे से गायब न हो जाए। एक बार भी हिमाचल के रहने वाले जगत प्रकाश नड्डा जी का कोई बयान आया? एक बार की भी उनकी सरकार ने या उनकी पार्टी ने कुछ उन लोगों की मदद में हाथ बढ़ाने की बात कभी करी क्या? तो ये सब चुनावी खेल है, नाटक है, ये सब चल रहा है इन लोगों का। अब इसको देखना है कि देशवासी इसको समझ रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं और ये भी देश की नब्ज को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। एक सुनियोजित ढंग से जो इनका मिशन उसको पूरा करने में ये उसकी कवायद में लगे हुए हैं। अब जनता जनार्दन पर है और विपक्ष के लोगों पर है कि ज्यादा इनके चोंचलों में फंसने के बजाय जो सड़क की लड़ाई है उस सड़क की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी होनी चाहिए। जेल जाने की बात हो, मार खाने की बात हो, उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। जी धन्यवाद जी। इस चर्चा के बाद एक शानदार पॉडकास्ट देखिए दोस्तों। तुरंत इस चर्चा के बाद एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं, धनंजय जी जल्दी से समाप्त करें। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या सियासत में और उसमें भी अगर उपराष्ट्रपति पद पे जो हो सकता है एनडीए के कैंडिडेट अभी संख्या बल से जैसा बता रहे हैं जयशंकर जी, हमारे तमाम साथी आप भी बता रहे हैं कि जीत सकते हैं वो, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यही है कि क्या अगर 2-4 वोट भी इधर से उधर हो गए तो एनडीए में कुछ खलबली मचते हुए आप देखते हैं? छोटा कमेंट। जी मैं एनडीए में खलबली तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन बीजेपी में खलबली जरूर देख रहा हूं। बीजेपी में और बीजेपी के भीतर, और बीजेपी में सबसे बड़ी खलबली ये है कि सब लोगों को अब लग गया है कि अब पारी अंत होने वाली, आखिरी बैट्समैन जो है वो खेल रहा है और इसके बाद नहीं आने वाला है समय, हमारा लंबा वक्त लगेगा। ये बीजेपी के नेताओं को बिहार में भी समझ में आ रहा है। मैं वापस बिहार ही जाता हूँ क्योंकि उपराष्ट्रपति वाले प्रसंग पे कुछ है नहीं और बाकी जो बोल ही दिया दोनों भाई साहब ने हमारे। देखिए राष्ट्रपति शासन की जो बात कर रहे थे जयशंकर भाई, ये संभव है। बीजेपी चाहेगी कि वहां राष्ट्रपति शासन के समय चुनाव हो, नीतीश कुमार का शासन न रहे, बीजेपी ये चाहेगी और ये पॉसिबल है। अगर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक, तो उसमें भी समझिए वो कहीं ना कहीं पेंच है। बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट को उस तरीके से मत लीजिए कि बड़ा न्याय होने जा रहा है और फलाना होने जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो गेम है, क्योंकि खाली आरएसएस के लोग
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और फलाना ही नहीं है, सब जगह लगभग जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार में आरएसएस बैठा है? क्या बिहार में आरएसएस नहीं बैठा है? बिहार में आरएसएस की कोई हैसियत नहीं। और बिहार में अगड़ा पिछड़ा भी करने आएंगे तो पिट जाएंगे, अगड़ा पिछड़ा भी वहां नहीं चले, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा जागरूक है पिछड़ा। और एक और बात मैं एडवांस में कह दूं, वो कल जब चुनाव होगा, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तब क्या होगा वो मैं बता दूं आपको, कि अगर किसी भी तरह से इन्होंने बाजी मार ली तो फिर आगे सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सड़क पे जो अभी बार बार बोल रहे हैं जयशंकर भाई की सड़क पे पॉलिटिकल पार्टियों को रहना चाहिए, सड़क पे पॉलिटिकल पार्टी रहे कि न रहे जयशंकर भाई, सड़क पे आम आदमी बिहार में है। और बिहार में जब सड़क पे आम आदमी होता है तो आप जानते हैं बिहार किस तरीके का प्रदेश है जी। और वो घोषणाओं से तंग आ गया है। हालांकि कल मैं बैठा था गुजरात के हमारे साथी मयूर जानी, उनके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि घोषणा बिहार में, आप लोग बिहार के लोग बोलते हैं कि बिहार में घोषणा होती है और इंडस्ट्री लग जाती है गुजरात में। गुजरात में भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कहां कहां इंडस्ट्री लगी, तो गुजरात में भी वही हो रहा है जो बिहार में हो रहा है। बिहार गुजरात अलग नहीं है, एक ही है, वहां भी वैसे ही बहका रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। और एक लास्ट बात राजीव भाई, प्लीज जल्दी। देखिए बिहार में स्थिति ये है कि एनडीए के भीतर कई सारे भीतरघात चल रहे हैं। मैं एक बार पहले भी बोला है मैंने आपके चैनल पे, वो भीतरघात एक तो अभी आप दिखा ही रहे हैं कि चिराग पासवान और ये जो मांझी जी हैं उनके बीच वाद प्रतिवाद चलता रहता है। ये बीजेपी और जेडीयू के भीतर भी है और बहुत गहरे तौर पे है। और ये जो जिसका नेहा जी जिक्र कर रही थी, फलाना युवा नेता, ढेकाना युवा नेता, नेहा जी कोई युवा नेता वहां नहीं, युवा नेता के नाम पे दो ही व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, एक का नाम है राहुल गांधी, दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव। बाकी कोई युवा नेता नहीं है, बाकी जाति का नेता है, उसके जाति के लोग भी वोट देने को तैयार नहीं है। और ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनके दोनों, लेफ्ट राइट नीतीश कुमार के, वो अपनी सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। नेता वो होता है जो 10 और लोगों को जितवाए। गाली देने से, वो नीतीश कुमार को सुबह शाम रात दोपहर गाली दे रहे थे, उससे नेता बन जाएंगे? वो चुनाव में जाएंगे तो पता चलेगा नीतीश कुमार क्या है। और एक और लास्ट लाइन, इसने बड़ा अच्छा बोला था प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जब कमजोर दिखे ना तो सबसे ज्यादा ताकतवर उसी समय होते हैं। तो अभी उनका दाव अभी चला नहीं गया। हालांकि मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर और उसको लगता है कि नीतीश कुमार कोई खेल कर देंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन की मुझे ज्यादा आशंका दिखाई पड़ रही। जी चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि चुनाव समय पे होंगे। 22 नवंबर आखिरी दिन है, 22 नवंबर तक बिहार में विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। और पिछली सुनवाई जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप 30 सितंबर को नई लिस्ट, फाइनल लिस्ट तो नहीं ला रहे हैं। ये कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा है कि आप 30 सितंबर को नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब है चुनाव पिछली सूची पे होगी, ये जैसे आप तमाम साथी हमारे कह भी रहे हैं, और चुनाव समय पे ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग